वेलकम टू व्यूअर्स। आज एक दूसरा सैंपल पेपर लेकर आया हूँ फाउंडेशन कोर्स ईवीएस से रिलेटेड, जो कि पर्यावरण अध्ययन नाम से आपके पाठ्यक्रम में है। ये बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सभी यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है, इस बार जो फाउंडेशन के आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योग एवं ध्यान, तो हिंदी और इंग्लिश का एक साथ एक ही सिटिंग में एग्जाम होगा। 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसी तरह पर्यावरण अध्ययन के साथ योग एवं ध्यान का भी पेपर होगा। तो पर्यावरण के 50 प्रश्न और योग एवं ध्यान के 50 प्रश्न। योग एवं ध्यान और पर्यावरण पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, एक सैंपल सेट। हिंदी और इंग्लिश पे भी एक सेट बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये पर्यावरण का सेकंड सेट है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, इस बार एग्जाम जो है OMR शीट से होगी। इसमें 4 विकल्प होंगे। OMR शीट आपको सावधानी पूर्वक भरना है और प्रश्न का जो 4 विकल्प होंगे, ABCD या आबा सादा करके जैसा भी हो, आपको 4 में से एक विकल्प ही भरना है और उसके विकल्प को जो है उसको काले डॉट पेन से डार्क करना है, यानी काला करना है पूरी तरीके से, है ना। तो सावधानी रखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब एक एक करके 50 प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, सूर्य के द्वारा निकला पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित होता है? ये आपके ऑप्शन है क्षोभ परत यानी क्षोभ मंडल में, ओजोन परत में, आयन परत में या बहिर्परत में, है ना। तो जो सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें निकलती हैं वो ओजोन परत में समाहित हो जाती है। इसलिए ओजोन परत को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प हैं, जैव निम्नीकरण, अजैविक कारक, पर्यावरण अक्रिय। तो इसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो पदार्थ उसमें पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं। जैसे पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन वगैरह अपघटित नहीं होती, है ना, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। ये आर को आपको पहचानना है। आपके विकल्प हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल या रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर या सभी कथन गलत है। इनमें कोई भी जोड़ी सही नहीं है। तो सही विकल्प क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। यानी हम ऐसे पदार्थों का, उदाहरण के लिए अगर आप प्लास्टिक या पॉलीथीन की ऐसी वस्तु या उत्पाद इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या करिए? उसको कम करिए, रिड्यूस करिए। रिसाइकल यानी अगर वो उसका उपयोग होना है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए, यानी उसका दोबारा उपयोग हो सके। उसको रिसाइकल के लिए भेज देना चाहिए और पुनः उसका रीयूज यानी पुनः फिर उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि पर्यावरण में जो जितना भी कचरा हो गया है पॉलीथीन या प्लास्टिक के नाम से वो कम होता जाए। नहीं तो दिनों दिन क्या हो रहा है? दिनों दिन ये बढ़ते जा रहा है। तो अब आप याद रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? ये रहे आपके विकल्प, आम, पीपल, जामुन या खेजड़ी। तो ये ऑड वन ऐड भी कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है? खेजड़ी एक वृक्ष है जिसके संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई जी प्रसिद्ध हैं। क्या है कि जो जिस तरह रेड डाटा बुक होता है, जो कि वन्य प्राणियों के लिए विलुप्त प्राय संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में अपना सूची जारी करता है, रेड डाटा बुक, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब प्रश्न में आएगी। उसी तरह वनस्पतियों के लिए ये प्रयास कर रही हैं कि ये वनस्पति हमारे पर्यावरण यानी धरती से विलुप्त न हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक जलमार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, बांध कहते हैं, चेक डैम कहते हैं, प्रपात कहते हैं। तो डैम तो बांध एक ही बात होती है। तो ये क्या है? चेक डैम यानी छोटे डैम होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अभी बरसात का, जब भी बरसात आएगी तो पानी रोकने के लिए चेक डैम बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन हैं जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए? यानी जो हमें वायुमंडल में कोयला और पेट्रोलियम मिल रहा है अभी, वो किसका परिणाम है? केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा बने हैं, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा बने हैं, सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा बने हुए, या उपरोक्त सभी।
तो देखिए पृथ्वी के अंदर से जितना भी कोयला निकल रहा है या जितना भी पेट्रोल डीजल यानी कच्चा तेल निकल रहा है, वो किसका परिणाम है? वो इन सभी का परिणाम है। हजारों लाखों वर्ष पहले ये वनस्पति इत्यादि जो भी थे जानवर, वो क्या हुए? दब गए और उनके संपीड़न से ऐसा कहते हैं कि ये जो हमें संसाधन है वो मिले हैं। और ये कोयला पेट्रोलियम आदि क्या है? ये लिमिटेड मात्रा में है, इनका हम दोहन करते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान में धीरे धीरे इन पर निर्भरता भी हम कम कर रहे हैं। पर्यावरण मित्र करने के लिए आप भी इन वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें और ऊर्जा बनाने के नए साधनों को हम ढूंढें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हीं संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। संपोषित यानी लिमिटेड, यानी जब जितना आवश्यक है उतना ही करिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, वन, ये सभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोयला भी लिमिटेड है, पेट्रोलियम भी लिमिटेड है और वन भी लिमिटेड है। लिमिट से तात्पर्य हम लगातार विकास के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, निर्धारित मात्रा, तो हमें क्या करना है? निर्धारित मात्रा में होने के कारण क्या है? हमें संपोषित करने की आवश्यकता है। तो सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? ये सामान्य प्रश्न है लेकिन आपको याद रखना है पृथ्वी के लगभग 70 ऑप्शन दिया है पर लगभग 70 दशमलव कुछ है, इसलिए 70 या 71 दोनों विकल्प आपके सही हो सकते हैं। जो विकल्प में दिया हो वो आपको करना है। तो पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पर क्या है? जल है, बाकी थल है। तो लगभग 71 अगर ऑप्शन में आता है तो आप 71 लगाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध पहुंचता है? इनमें से आपको बताना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, आवा दोनों, या दोनों ऊंचे बांध है या तवा बांध? तो सही विकल्प क्या है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इन विकल्पों में सबसे ऊंचा बांध है। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1985 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। तो सही विकल्प क्या है? भारत सरकार ने बांधों के संरक्षण की योजना 1970 ईस्वी में लागू की। अगर आपको जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बताइए कौन से संसाधन नहीं है? वायु, जल, मृदा या जीवधारी? तो वायु यानी हवा प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। जीवधारी क्या है? जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, है ना, उनका हम चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? एक संगठन है, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो इंडेक्स, यूरो सेकंड, है ना। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी यानी जो बकरी, शेर, केंचुआ, मछली, क्या है? केंचुआ विकल्प है, ये उभयलिंगी जंतु है। कॉलीफॉर्म क्या है? आपके विकल्प है, वायरस है, कवक है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉलीफॉर्म क्या? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ये सामान्यतः पानी में पाया जाता है और अगर ये हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के, मनुष्य के पेट में चला जाए, आंतों में अपना घर बना ले, तो ये नुकसानदायक होता है। तो ये सही प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पाया जाता है? पेट से संबंधित बीमारी कॉलीफॉर्म जीवाणु कारण होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में ये जो पर्यावरण पर जब मैंने पिछला वाला जो सेट बनाया है उसमें आप देखिए, उसमें पीएच मान किसका पूछा है? अम्लीय वर्षा का, है ना। तो आपके विकल्प क्या है? 7, -7, 4 और 0। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो 7 होता है वो शुद्ध जल होता है, 7 से नीचे एसिडिक हो जाता है और 7 से ऊपर क्षार यानी बेस होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 जो है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये रहे आपके विकल्प, 1980, 1985, 1990 या 1995। तो सही विकल्प क्या है? गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो आपके विकल्प हैं, प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन 1970 से। और इस आंदोलन के प्रणेता या नेतृत्वकर्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, है ना। ये भी प्रश्न आता है, अगर आपको नहीं पता इस प्रश्न का उत्तर तो पिछली वीडियो में इससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है। प्रयास किया गया है कि आपके प्रश्न रिपीट ना हो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? किस नदी पर निर्मित हुआ ये आप जानते हैं। सरदार सरोवर बांध के किनारे अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है उसी किनारे।
तो ये आपके विकल्प हैं गंगा, यमुना, नर्मदा या ताप्ती। सही विकल्प क्या है? नर्मदा नदी के किनारे, है ना, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस किस रूप में मनाया जाता है? यानी ये पूछा गया है कि किस दिवस मनाया जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की तीव्रता, भूकंपनीय गतिविधि, खड़ी ढलानें या उपरोक्त सभी। देखिए वर्षा की तीव्रता, जब तीव्र वर्षा होगी तो भूस्खलन का अर्थ जानिए पहले। भूस्खलन यानी भू यानी पृथ्वी, स्खलन यानी खसकना। तो पृथ्वी खसके या पृथ्वी का कटाव हो, तो तेज वर्षा होने से पृथ्वी का या भूमि का कटाव होता है, मृदा का अपरदन होता है ना, सॉइल इरोशन जिसे कहते हैं। भूकंपीय गतिविधि होगी तो भूकंप में भी होता है, मृदा का भूस्खलन होता है। आपने देखा होगा जो उत्तर में हमारे बहुत सारे नगर हैं, जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अपने केदारनाथ में जो भूकंप के कारण डैम इत्यादि फूट गए थे और बहुत सारा जो है भूस्खलन हुआ था, होते रहता है उत्तर में। तो और खड़ी ढलाने क्या, खड़ी ढलाने का निर्माण भी इसी के कारण होता है ना, रिफ्ट घाटी। तो ये भूस्खलन क्या है, इस सभी, इसका विकल्प, सही विकल्प क्या होगा? ये सभी उत्तरदायी है भूस्खलन के लिए। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत की क्षति, वैश्विक ताप, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी। इस पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित अम्लीय वर्षा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए इस टॉपिक को जरूर आप पढ़िएगा। ये आपके समय को, आपके सिलेबस को रिफ्रेश करने के लिए वीडियो है, ताकि आप इसको कम समय में आप अपना पूरा रिवीजन कर सकें और इस प्रकार का पैटर्न आपको पता चल जाए कि इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है, आप बचपन से पढ़े हुए हैं। समुद्री प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसके अलावा तो उत्तर होगा सभी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण बचाव एवं रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1991 में, 74 में, 87 में या 2001 में? तो वायु प्रदूषण बचाव एवं रोकथाम अधिनियम 1974 में लागू हुआ है। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता नहीं है, कौन नहीं है? पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, मछली या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रथम उपभोक्ता पूछा है ना, तो प्रथम उपभोक्ता कौन है? मछली। मछली प्रथम उपभोक्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सभी उत्पादक हैं, पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। चलिए अगले प्रश्न में चलते। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, भोपाल में, देहरादून में या रांची में? इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये, तो ये भोपाल में स्थित है। ये प्रश्न बिल्कुल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। एक प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हुआ, या भारतीय वन शोध संस्थान हुआ, या पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान हुआ प्रौद्योगिकी जो नागपुर में है जिसका मुख्यालय। तो ये प्रश्न आप तैयार करके रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है, ये जरूर प्रश्न एक अवश्य आएगा, आने की संभावना ज़्यादा है। इनमें से प्रथम उपभोक्ता कौन है? तो बकरी, शेर, बाघ, लकड़बग्गा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रथम उपभोक्ता वो होता है जो हरे पेड़ पौधे या घास खाता है। तो इनमें से क्या होता है? पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं और बकरी उसे खाती है। तो पेड़ पौधे क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक हो गए, और बकरी ने उसे खाया तो प्रथम उपभोक्ता हो गई। फिर बकरी को शेर खा ले, बाघ खा ले, तो वो द्वितीय भी हो सकता है, और शेर अधिकतर तृतीय उपभोक्ता माने जाते हैं। तो इसमें का सही विकल्प है बकरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से तृतीय पोषण स्तर के जीव कौन है? तृतीय पोषण स्तर के जीव कौन है? मेंढक, खरगोश, हाथी या बाघ? तो बाघ, शेर, है ना, और कभी कभी सर्प भी तृतीय उपभोक्ता होता है। वो डिपेंड करता है कि किस पर्यावरण या किस पारिस्थितिकी की बात हो रही है ना, इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तालाब में, है ना, जलीय इकोसिस्टम है या थल का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? अर्नेस्ट हैकेल, एजी टैंसले, फिटिंग। एक प्रश्न भी बिल्कुल आप याद करके चलिएगा, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और देखिए वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको इससे क्या होगा? प्रश्नों के विकल्प याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है? एजी टैंसले। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का निम्न में से सही उदाहरण क्या है? कृत्रिम यानी जो बनाया हुआ है, वन, तालाब, मरुस्थल या फलोद्यान। देखिए फलोद्यान तो अपने आप होते नहीं है, तालाब अपने आप हो सकता है, वन अपने आप हो सकता है, प्राकृतिक यानी मरुस्थल भी प्राकृतिक होते हैं, फलोद्यान को इंसान बनाते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है उसे कृत्रिम कहते हैं। तो फलोद्यान कृत्रिम जो है पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। चलिए, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया था जितने भी शाकाहारी जीव हैं वे क्या हैं? कौन से उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये बिल्कुल श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का आप चार्ट बना के देखिए, इसको कॉपी पे नोट करिएगा। इसी से बिल्कुल 5, 7 या 10 प्रश्न इसी से संबंधित आएंगे। 50 में से 5 प्रश्न आप मान के चलिए खाद्य श्रृंखला से संबंधित अवश्य होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? भौतिक घटक क्या है? जंतु हैं, प्रवाहित जल है, वनस्पति है। इनमें से कोई नहीं, वनस्पति उगती है और मिटती है, जंतु भी ऐसे ही है, और कोई नहीं विकल्प होगा नहीं। तो इसमें क्या है? जो पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? प्रवाहित जल, जो बहता हुआ जल है। अपर्दन चक्र की तुलना निम्न में से किस भूवैज्ञानिकी ने प्रस्तुत की? ये रहे विकल्प फिटिंग, टाउंसले, डेविस या हिल्सबर्ग। ये भी आप याद रखिएगा। डेविस ने अपर्दन चक्र की तुलना जो परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आप उसे स्लो करके भी देख सकते हैं। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्पादक है, प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या अपघटन करता है? तो क्या है? ये अपघटन करता है, डिसॉल्व कर लेते हैं कोई भी चीज़ों को ना, कवक आदि। ये भी बहुत जरूरी होते हैं खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी को बनाए रखने में। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सहायता करने के लिए किसका निर्माण किया गया? ग्रीन क्लाइमेट फंड का, क्लाइमेट रिलीफ फंड का, या वर्ल्ड ग्रीन फंड का, या ग्रीन बैंक का? तो सही विकल्प है ग्रीन क्लाइमेट फंड। वो जो ऐसा पैसा का एक फंड इकट्ठा किया गया जहां पर इन देशों की सहायता की जाती है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन से देश कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2004 के आसपास सुनामी आई थी। तो जो द्वीपीय देश है, जो समुद्र से चारों ओर से घिरे होते हैं, जैसे इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। देखिए इंडोनेशिया या जितने भी द्वीप आदि देश है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जो ध्रुवों पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो बर्फ जमी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बर्फ पिघल जाएगी। अभी बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, समुद्र में। समुद्र में जाएगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जितने भी टापू वाले देश हैं वो डूबेंगे, वो प्रभावित होंगे, और इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो इसके लिए फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड सहायता करता है इन देशों की। अगला प्रश्न है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? दुर्लभ जाति, सुभेद, भयग्रस्त, विलुप्त, है ना, तो सुभेद जाति कहा जाता है इनको, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरण मित्र कहलाएगा? बाजार जाते समय कपड़े की थैली ले जाना, बिल्कुल सही है। किसी पास के स्थान जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना, यानी आप बाइक या ऐसे कोई स्वचालित मोटर चालित वाहन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप साइकिल का या फिर पैदल जा रहे हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। कार्य समाप्ति पर पंखे बंद कर देना, अर्थात ऊर्जा की आपको जितनी जरूरत है आप उतनी ही करते हैं, इसको कहते हैं पर्यावरण मित्र व्यवहार। तो ये सही क्या होगा, इसका विकल्प क्या होगा? सही। ये सभी व्यवहार क्या है? पर्यावरण मित्र बनने के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, DDT क्या होता है? क्या होता है DDT? ये प्रतिजैविक है, जैव अपघटी यानी एंटीबायोटिक है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये ब्रो लिखा है वो गलत है, बायोडिग्रेडेबल है ना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे पिछली बार भी मैंने सेट में बताया था, पहले सेट में इसका बताया था पूरा, तो गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक है ये। कैसा है? DDT दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक एक प्रकार का ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसा प्रदूषक है जो कीट पतंगों को क्या है, तुरंत मार देता है संपर्क में आने, इसलिए पूरी दुनिया में बैन भी लगा दी। कई देशों ने इस पर बैन लगाया हुआ है DDT के प्रयोग पर। पेस्टिसाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, वरिष्ठ स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जो एक्सटर्नल होता है, जीवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य सेंचुरी, या जंतुआलय यानी जू। तो जो जू होता है वो बाहर स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, क्योंकि बाकी देखिए राष्ट्रीय उद्यान हुआ, नेशनल पार्क में स्वतंत्र रूप से जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं या जो भी एनिमल हैं वो सब प्राकृतिक रूप में रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये होता है, सेंचुरी में भी ये होता है, लेकिन जो प्राणी संग्रह जंतुआलय होते हैं उनको चिड़ियाघरों में रखा जाता है। तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है। गिर क्या है?
ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जयमंडल एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर प्रोजेक्ट है। तो क्या है गिर, क्या है गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क है। गिर किस लिए फेमस है? गिर शेरों के लिए यानी लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया है? घड़ियाल प्रोजेक्ट या घड़ियालों के संरक्षण के लिए गंगा, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो आपको पता है जो भिंड वाला जो क्षेत्र है, वो चंबल का जो क्षेत्र है वो केवल पहले प्रसिद्ध होता था ज़्यादातर डाकू को लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आप देखिए चंबल जो है अब स्थितियाँ बदल गई हैं और वहाँ पर चंबल नदी में घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है। और आप कभी ट्रेन से जाएंगे, जब इधर मुरैना से ग्वालियर की तरफ आएंगे तो एक नदी पड़ती है ट्रेन में, दोपहर के समय से गर्मियों के दिनों में अक्सर आपको मिल सकता है देखने को, ऊपर की तरफ मुँह किए होते हैं। इनकी मात्रा भी काफ़ी हो गई है यहाँ पर, है ना, अच्छा संरक्षण मिल रहा है इनको। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। तो मानवीय क्रियाकलापें, जो क्रियाकलाप होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, वो नेशनल पार्क में पूरी तरह से निषिद्ध होती है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? वही प्रश्न आ गया, DDT, वाहितमल, कागज, इनमें से कोई नहीं था। विकल्प DDT है ना, चलिए यानी बायोडिग्रेडेबल है, ये कागज का भी इस्तेमाल हो जाता है दोबारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन सी है? शैवाल, जलीय कीट, शैवाल, जलीय कीट, मनुष्य, घास, जलीय कीट, मछली, घास, मनुष्य, मछली। तो ये सही श्रृंखला जो है जो जल में होती है। जल में क्या शैवाल होते हैं, शैवाल को क्या होता है जलीय कीट खाते हैं, और जलीय कीटों को मछली खाती है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला जलीय इस क्रम में आएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 86 में, 84 में, 1972 या 1980? सही विकल्प है 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन है? कौन है? राजनीतिक दशाएं हैं यहाँ की? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं। वैज्ञानिक दशाएं नहीं, आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप पैसे देकर किसी जगह उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक भौगोलिक दशाएं है, जैव विविधता जो है। और याद रखिए कि जो जितनी जैव विविधता जो है ना, सबसे ज्यादा पृथ्वी को अगर आप ऐसे रखते हैं तो जो भूमध्य रेखा जिसको आप 0 डिग्री रेखा कहते हैं, उसके उत्तर, उसके ऊपर 23.5 और नीचे 23.5 यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भूमध्य क्षेत्र होता है, वहां सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता वहीं पाई जाती है। इसलिए आप देखेंगे ना अपने यहाँ पर जो भारत में सारे प्रकार की, जो साउथ इंडिया में जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। चलिए आगे चर्चा करेंगे इसका सही विकल्प भौगोलिक दशाएं। अगला प्रश्न, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? शीत स्थल, हरित स्थल, तप्त स्थल या लाल स्थल? तो जहाँ पर जैव विविधता होता है और जहाँ पर जीवों को संरक्षण दिया जाता है, संवेदनशील क्षेत्र होता है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, तप्त स्थल है हिंदी में। हॉट स्पॉट भी लिखा हुआ आ सकता है परीक्षा में, वो आप ध्यान रखिए, इसलिए अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट इनमें से किन महाद्वीपों में पाए गए? एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में? सही विकल्प है दक्षिण अमेरिका में ज्यादा पाए गए हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो इनमें से आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो यूरोप जो ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं पाया गया। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसे स्थल मंडल कहते हैं? नहीं, क्योंकि जल की भी बात की गई है। इसे जीव मंडल कहते हैं, जीव की बात की गई, जल मंडल, वायुमंडल। तो इसे जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं ना, ये इन सबको मिलाकर जहाँ जल, स्थल, थल, वायु सारे मंडल मिलते हैं, जो हमारा वातावरण है जिसमें पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम बनता है, वो जैव मंडल या जीव मंडल कहलाता है। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? इसको रेड डाटा बुक, येलो पेजेस, ब्लैक डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड डाटा बुक, जिसकी मैंने चर्चा की, रूस ने शुरू की थी। और इसमें क्या है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है कि इनमें से कौन सी जाति कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, है ना। जीवों की बात हो रही है। तो ये कौन जारी करता है रेड डाटा बुक?
IUCN का आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप याद रखिएगा, इसी तरह का और भी सेट में लेकर आऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।